अगर किसी को सडन हार्ट फेलियर हो जाए, कोई कारण से सडन पेशेंट के लंग्स में पानी भर जाए, सडन अक्यूट हार्ट फेलियर हो जाए, तो कौन-कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जिसको करने से आप हार्ट फेलियर के दौरान मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, मृत्यु के चांसेस को कम कर सकते हैं, हार्ट को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और इससे अपने आप को बचा सकते हैं। हर व्यक्ति जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति जिसको क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, हर व्यक्ति जिसका हार्ट का पंपिंग वीक है, चाहे लेफ्ट साइड का, चाहे राइट साइड का, उनको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसको करने से उसको हार्ट फेलियर के दौरान उससे होने वाली मृत्यु का चांसेस कम हो जाएगा और उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएँगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर हार्ट पेशेंट के लिए या जिसको भी हार्ट का पंपिंग का प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर अगर होता है, सडन अक्यूट हार्ट फेलियर होता है, तो एकमात्र इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसको उस समय उसकी जान बचा सकती है, वो है हॉस्पिटल पहुंचना। लगभग 90% पेशेंट्स या 95% पेशेंट जिनको सडन अक्यूट सीवियर हार्ट फेलियर होता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे समय पर अगर हॉस्पिटल पहुंचने में देरी करते हैं, लापरवाही करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने में आप टाइम लगाते हैं, तो मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपको बने इतना जल्दी, बने जितना स्पीड में एम्बुलेंस को पहले कॉल करना है। कई बार क्या होता है कि हम घर पे बाकी सारा ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, जो भी हमें समझ में आता है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना, रिलैक्स करना, ये करना, वो करना, सब चालू कर देते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ पेशेंट को देना चालू कर देते हैं, मुंह में तरह तरह के लहसुन, गार्लिक, अदरक सब कुछ ठूसना चालू कर देते हैं और फाइनली हम ये भूल जाते हैं कि हमने एम्बुलेंस को कॉल करना था और फिर आधे घंटे बाद आता है अरे एम्बुलेंस को तो कॉल ही करना भूल गए। तो इमरजेंसी में कौन से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस अवेलेबल है, कहाँ से आपको एम्बुलेंस बनानी है। वैसे गवर्नमेंट की 108 करके फ्री एम्बुलेंस फैसिलिटी भी है, वैसी कोई चीज़ों को भी आप प्रयोग करना चाहें तो वो भी वैलिड है। पर अदरवाइज आपको एम्बुलेंस कहाँ से मंगवानी है, कौन से हॉस्पिटल में कार्डियक फैसिलिटी अवेलेबल है, उसका इमरजेंसी में आपके पास नंबर सेव्ड होना चाहिए और घर के सभी लोगों के पास होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जब प्रॉब्लम होती है तो उनको समझ में नहीं आता है, हम नज़दीक के किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास पेशेंट को ले जाते हैं, नज़दीक के किसी लोकल फिजिशियन के पास ले जाते हैं पेशेंट को, उनको समझ में नहीं आता है पेशेंट को कैसे मैनेज करें, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है पेशेंट को मैनेज कैसे करें और फिर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है और फिर वो वहाँ से फिजिशियन के पास भेजते हैं, फिजिशियन से दूसरे फिजिशियन के पास जाता है, वहाँ से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, कहीं पर आईसीयू नहीं होता है, कहीं पर इमरजेंसी नहीं होता, कहीं वेंटिलेटर नहीं होता, कहीं वेंटिलेटर खाली नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इमरजेंसी के नंबर्स आपके पास रहना चाहिए। एम्बुलेंस को सबसे पहले आपको कॉल करना है। घर पर कोई भी थेरेपी लेने का बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक रिलेटेड एक्यूट फेलियर है तो आप घर पर लोडिंग डोज ले सकते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल, स्टैटिन, ये 3 चीज़ ले सकते हैं। वही 3 मेडिसिन जो हम हार्ट अटैक के पेशेंट में देते हैं वो आप ले सकते हैं। एंटीप्लेटलेट खून पतला करेगी अगर आपको ऑलरेडी हार्ट फेलियर है और हार्ट अटैक की वजह से, तो उसमें ये मदद करेगी। स्टैटिन जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है, एक्यूट फेज में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी रखती है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक से होने वाले मृत्यु का चांस कम हो जाता है। तो हार्ट फेलियर में भी एक तरह से यूज़फुल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ऑब्वियसली किसी को हार्ट अटैक रिलेटेड हार्ट फेलियर नहीं है यानी नॉन इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, तो इसमें फिर इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। अगर कोई पेशेंट ऐसी सिचुएशन में कोलैप्स हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन करना चाहिए, सीपीआर चालू करना चाहिए, जिसमें पेशेंट को कार्डियक मसाज देने की ज़रूरत है और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत है। ऐसे सिचुएशन में लेकिन कार्डियक मसाज कॉन्शियस पेशेंट में नहीं करना है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो तभी करना है और घर के ज़्यादातर मेंबर्स को ये करते आना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट अरेस्ट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और आपको मसाज करने में नहीं आता है घर को में किसी को भी, तो कई बार इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ जिसको आप कर सकते हैं घर पे वो छूट जाती है। लोग हमसे इमरजेंसी की दवाइयाँ पूछते हैं, इमरजेंसी के टोने टोटके पूछते हैं, अदरक लहसुन के बारे में पूछते हैं, लेकिन कार्डियक पल्मोनरी रिसससिटेशन यानी सीपीआर जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान बचाने में सबसे ज़्यादा सहायक चीज़ है, उसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, उसके बारे में लोग सीखते ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते, तो उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले से आपका डॉक्टर और पहले से आपका हॉस्पिटल फिक्स करके रखिए, डिसाइड करके रखिए कि जब कभी इमरजेंसी होगी तो कहाँ जाना है। मैं आपको जैसे बोला कि इमरजेंसी के टाइम लोग डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। अगर आपके मान लीजिए एक सिटी में 3 कार्डियोलॉजिस्ट है या 5 कार्डियोलॉजिस्ट है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे, वहाँ पे जाइए जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। नहीं तो क्या है, पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा है, फिर दूसरे के पास जाएंगे, वो बोलेगा नहीं ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, इसमें वेंटिलेटर भी रख सकता है, फिर तीसरे के पास जाएंगे, फिर फाइनली शिफ्टिंग के प्रोसेस में पेशेंट की कंडीशन
बिगड़ जाएगी। तो जिस कार्डियोलॉजिस्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है उस रेटिंग के हिसाब से 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट का नाम आप रखिए। 2-3 रखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पेशेंट को सडन इमरजेंसी या क्राइसिस क्रिएट हो गया, आपने फ़ोन किया, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आप बुरी तरह से फंस जाएंगे कि आप उस डॉक्टर के भरोसे बैठे थे और उस डॉक्टर का तो इमरजेंसी में कोई कारण से अवेलेबिलिटी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको नहीं पता कि उस समय उस हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन होगी, बेड्स होगा नहीं होगा, डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं होगा, हॉस्पिटल में कोई बैकअप के लिए कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें पहले से अगर आप डिसाइड करके रखें तो अच्छा है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट और 2-3 हॉस्पिटल है जहाँ अगर मुझे इमरजेंसी लगे तो ले जाया जा सके। नेक्स्ट है, ऐसे सिचुएशन में आपको पेशेंट को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने की कोशिश आपका पेशेंट नहीं करे, इधर उधर नहीं घूमे में फिरे, नहीं तो उसमें घबराहट वगैरह की वजह से उसका हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर पेशेंट का ज़रूर चेक कीजिए। पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करने से वो आपको बताएगा कि पेशेंट की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। अगर किसी का बीपी लो है तो वो मृत्यु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि इसका मतलब ये कि हार्ट इतना ज़्यादा फेल हो चुका है कि बीपी जनरेट नहीं कर पा रहा और बॉडी का ब्लड प्रेशर 90 से नीचे हो गया। तो वैसे लोग का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट में जब आप हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं तो मान के चलिए कि बहुत कम पेशेंट इनमें से बच पाएंगे। अगर बीपी बहुत हाई है तो ठीक है, टाइमिंग के लिए एक बुरा फेज है, लेकिन एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर बीपी हाई है तो हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर को मैनेज करना कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें बीपी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको ऐसा पेशेंट कोई मिल रहा है जिनका बीपी ज़्यादा है तो वो सबलिंगुअल सॉर्बिटेट की जो गोली आप हार्ट अटैक में देते हैं वो आप हार्ट फेलियर में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा रोल उसका हार्ट फेलियर में भी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वो बहुत सेफ दवा नहीं, खासकर अगर किसी का बीपी लो है तो। इसके अलावा पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कीजिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 92 से नीचे जा रहा है ऑन रूम एयर तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जल्दी आपको हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा। पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट करने की मशीन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, बाईपैप की ज़रूरत पड़ सकती है, जान का खतरा हो सकता है, वेंटिलेटर लग सकता है। तो वैसे इस पेशेंट को आप लोकल या रूटीन हॉस्पिटल में कभी नहीं लेके जाए जहाँ पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बाईपैप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो कंडीशन बिगड़ जाएगी। सेकेंडली, पल्स ऑक्सीमीटर आपके पेशेंट का पल्स रेट भी बताता है। अगर पल्स रेट बहुत कम है तो भी डेंजरस है और बहुत ज़्यादा है तो भी डेंजरस है। पल्स रेट अगर रिलेटिवली नॉर्मल है तो कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर सिचुएशन मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा हॉस्पिटल आपका जाना है, उसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को थोड़ा जज करके रखिए। हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे आईसीयू अवेलेबल है कि नहीं, आईसीयू में बेड्स कितने हैं, इमरजेंसी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं, डॉक्टर के विजिटिंग आवर्स क्या है, डॉक्टर्स कब रात को अवेलेबल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली हर हॉस्पिटल में सारी डिटेल्स पेशेंट के लिए अवेलेबल नहीं भी होती हैं कई बार, लेकिन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के एक्सपीरियंस से आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इमरजेंसी में कहाँ जाना है। अगर किसी हॉस्पिटल में कैथ लैब का फैसिलिटी है या एंजियोप्लास्टी का फैसिलिटी है तो वहाँ पे जाना ज़्यादा सेफ कहलाएगा, क्योंकि वैसे सिचुएशन में जब कभी इमरजेंसी क्रिएट होगी और आपको इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी वगैरह का ज़रूरत होगा तो आपको तुरंत सहायता मिल सकती है। अगर किसी हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी की फैसिलिटी भी है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाई चांस अगर पेशेंट को एक्यूट वाल्व फेलियर हो गया है, वाल्व डैमेज हो गया है, स्ट्रक्चरल वाल्व वीक हो गया है तो या हार्ट फट गया है, वैसे कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो बाईपास इमरजेंसी में किया जा सकता है या वाल्व का रिपेयर सर्जरी किया जा सकता है। ये सोने पे सुहागा होने वाली बात है कि एडिशनल बूस्ट है, पर ऐसा मत करिएगा कि यार ये हॉस्पिटल में बाईपास नहीं है तो वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बाईपास और इमरजेंसी सर्जरी का सिचुएशन 100 में से एक आध पेशेंट के साथ ही आता है, और जब कभी आता है तो मान के चलिए कि वो पेशेंट का सर्जरी मोस्टली हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सर्जरी उससे होने से पहले ही पेशेंट मर जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए बाईपास का फैसिलिटी हो नहीं हो, हाँ कैथ लैब का फैसिलिटी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। आईसीयू होना चाहिए और एटलीस्ट 8 to 10 बेड का आईसीयू वैसे हॉस्पिटल में होना चाहिए। वेंटिलेटर अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में, एटलीस्ट 3 से 4 वेंटिलेटर होना चाहिए, ताकि अगर आपका पेशेंट को इमरजेंसी में वेंटिलेटर लगता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उस समय वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है या दूसरे पेशेंट को लगा दिया। दूसरा, वेंटिलेटर से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है पेशेंट और रिलेटिव वेंटिलेटर से ऐसा घबराते हैं और ऐसे भागते हैं कि भाई जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि भाई वेंटिलेटर लगेगा उनको लगता है ये तो भैया डॉक्टर साला अभी पैसा कमाने के चक्कर में आ गया है कि अभी पैसा कमाएगा। वेंटिलेटर
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, अगर टाइमली वेंटिलेटर नहीं किया तो पेशेंट का मृत्यु होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। वेंटिलेटर पेशेंट को रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में या कम करने में या उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट को कम करने में बहुत मदद करेगा। अगर टाइम रहते पेशेंट को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है और आपने वेंटिलेट नहीं किया तो मृत्यु का दर बढ़ जाएगा और पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उस समय आप 10 लोगों से डिस्कशन करने मत बैठिए कि भाई पेशेंट को वेंटिलेटर देना है कि नहीं देना है। पेशेंट को वेंटिलेटर से ऐसा तो नहीं होगा कि हॉस्पिटल उसको वेंटिलेटर पे कनेक्ट करके छोड़ देगा और वो पेशेंट की डेथ होने के बाद भी कई दिन तक पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखेगा। ये ऐसी चीज़ें खाली फिल्मों में होती है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख दिया और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट जिंदा भी है कि मर गया। ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बॉडी ठंडी पड़ जाती है, पल्स नहीं आता है, बीपी नहीं आता है, यूरिन नहीं आता है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि वेंटिलेटर पर रखा हुआ आदमी मर चुका है। अब पेशेंट का रिदम ही नहीं चलेगा तो कैसे पेशेंट को आपको मान लोगे कि जिंदा है। तो वैसा कभी भी नहीं होता, वो खाली फिल्मी कॉन्सेप्ट है। लोग को ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग हॉस्पिटलों में ऐसा कुछ भी होता होगा, पर एक्चुअल रियलिटी से कहीं दूर है। ये खाली ड्रामा क्रिएट करते हैं ना फिल्म वाले, वैसी तरह की चीज़ है। तो अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत एक्चुअल में है तो उस समय डिस्कशन करने मत बैठिए। हाँ, एक बार वेंटिलेटर पे आ गया पेशेंट, बाद में आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मेरे पेशेंट का सर्वाइवल चांसेस कितना है, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, मैं वेंटिलेटर को कितने दिन तक रख सकता हूँ, पर डे वेंटिलेटर के चार्जेस कितने होंगे। ये सारी चीज़ें आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अभी मेरे को वेंटिलेटर पे अगर 2 दिन ऑलरेडी हो गए तो अभी मेरा बिल कितना आ रहा है, मैं और ट्राई करूँ कि नहीं करूँ जान बचाने का। अगर 10 दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तो बिल कितना आ जाएगा। वो सब चीज़ आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए टाइम है। लेकिन इमरजेंसी में उसके लिए टाइम पास आप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, हॉस्पिटल में अरिथमिया मैनेजमेंट का पूरा प्रोटोकॉल और फैसिलिटी होना चाहिए, खासकर डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। डिफिब्रिलेटर डिवाइस अगर अवेलेबल नहीं है तो कई बार बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वैसे पेशेंट में कई बार अगर सडन अरिथमिया हो जाता है तो उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए डिफिब्रिलेटर का फैसिलिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए। हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट उस समय इन टाउन अवेलेबल होना चाहिए। आप जो भी मैंने बोला 2-3 हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपको लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट टाउन में है या नहीं, या वो अवेलेबल है या नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। या कार्डियक सर्जन का जहाँ फैसिलिटी है, आप ढूंढ ढांड के 10 हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ सर्जन अवेलेबल होना चाहिए और पता चलता है सर्जन तो आउट ऑफ स्टेशन है, दूसरे शहर में ऑपरेट करने गए हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एटलीस्ट अगर आपको जो पर्टिकुलर फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। एम्बुलेंस में अगर पेशेंट को शिफ्ट करें तो हमेशा कार्डियक एम्बुलेंस में ही शिफ्ट करें, क्योंकि कार्डियक एम्बुलेंस में वेंटिलेशन की फैसिलिटी भी होती है और इमरजेंसी कुछ होता है तो डिफिब्रिलेशन की फैसिलिटी भी होती है। पर हाँ, ये कार्डियक एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा चमत्कारिक चीज़ें नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें मत करिए कि कार्डियक एम्बुलेंस में पेशेंट को 5 घंटे दूर हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए निकल पड़े, वैसा मत बिल्कुल करिए। क्योंकि अक्यूट वेंटिलेटर रेस्पिरेटरी फेलियर में अगर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है तो एम्बुलेंस में इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि पेशेंट को बचा सके। तो वैसे सिचुएशन में पेशेंट को नज़दीक के जो भी हॉस्पिटल में ये ज़्यादातर फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ आपको लेके जाना है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पेशेंट, मान लीजिए मैं वलसाड़ वापी में रहता हूँ, कोई पेशेंट बोलेगा नहीं मेरे को 200 किलोमीटर दूर बॉम्बे है वहाँ जाना है, कि 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद है वहाँ जाना है, और वहाँ के लिए एम्बुलेंस में निकल पड़े जहाँ पहुँचने में 4 से 5 घंटे तक लग सकते हैं, तो वैसा डिसीजन मत लीजिए। जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ये शिफ्टिंग के टाइम पास के चक्कर में अगर पेशेंट का पहुंचना लेट हो जाता है तो मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाता है, पेशेंट का सर्वाइवल के चांसेस कई गुना कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो नज़दीक में जहाँ सब फैसिलिटी ज़्यादातर अवेलेबल है, खासकर अगर आईसीयू केयर अवेलेबल है, कैथ लैब ना भी हो, अगर आईसीयू केयर अवेलेबल है तो भी सफिशिएंट है। इमरजेंसी की फैसिलिटी अवेलेबल है, फिजिशियन अवेलेबल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो भी सफिशिएंट होगा। तो ये आज के टॉपिक का पार्ट 1 भी कंप्लीट हुआ है। इसके सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और सारे फैक्टर्स के बारे में कि अक्यूट हार्ट फेलियर पे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का मृत्यु दर कम हो सकता है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। ज़्यादा लंबा डिस्कशन ना हो इसके लिए हम इसे 2 पार्ट में करते हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, या जब भी हम कोई यूट्यूब सेशन लाइव का भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है।
जो लोग इस चैनल का सारे कंटेंट को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो आप ये सारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप उस पर भी देख सकते हैं सारा कंटेंट। और हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए, उसे क्लिक करिए तो आपको ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें।